गुड आफ्टरनून। लाइव है। क्लास शुरू किया जाए। यहीं से शुरू करना था ना। पीछे बंद करवा दीजिए, थोड़ी देर बाद खुलवा दीजिएगा। आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करिए हैं? कौन कौन लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, या कौन कौन जीवन में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा है? सभी पढ़े हैं। हम लोग बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में, जो एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, एक साथ 200, 300, 400 बच्चे भी बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के प्रति इतने संवेदनशील रहते हैं कि मेरे कारण किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। तो पेज भी पलटते समय ध्यान से पलटते हैं, क्योंकि जब पूरा शांति रहता है तो पेज भी खड़खड़ा के पलटने पे आवाज आ जाता है, और फिर जो पढ़ रहा होता है उसका ध्यान उधर चला जाता है। तो लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि कोशिश करते हैं कि मेरे कारण किसी को डिस्टर्ब न हो। इसलिए हम खांसने से लेकर, खांसी आ रही है तो कोशिश करते हैं दबा के कहीं बाहर चले जाए, मन भर खांस ले, मन भर छींक ले, तब आए वहां पर, क्योंकि वहां मेरे कारण किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और मुझे लगता है आप लोग भी लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो ये चीज फॉलो किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। कल की घटना थोड़ा सा मुझे हताश इसलिए करी कि यदि हम संवेदनशील हैं तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब टॉयलेट वगैरह, पानी वगैरह का काम सब करके बैठे, ताकि मेरे कारण डिस्टर्ब ना हो। जब एक आदमी उठ के टॉयलेट जाता है तो सबका ध्यान वहां पर चला जाता है। फिर भी ये नेचुरल चीज है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो थोड़ा सा जो मैनर्ड पर्सन है ना, वो धीरे से उठ के इस तरीके से जाएगा कि किसी को एहसास ना हो। ये तहजीब है, ये मैनर है, और ये बताता है कि हम पढ़ाई लिखाई के प्रति संवेदनशील हैं, गंभीर हैं। कल उस बच्चे के बाद टॉयलेट जाने की नहीं थी, ये किसी के साथ हो सकता है, बट उस पर हंसने वाली कोई बात नहीं थी। जब उठ के टॉयलेट गया तो मारी था आता एकदम धड़धड़ा करके। हमें उसके टॉयलेट जाने से परेशानी नहीं हुई, किसी के साथ भी हो सकता है भाई, हो गया, धीरे से करके चला आया। बट उस पर ठाका लगाना, ये हमें फ्रस्ट्रेट किया कि हम क्या कर रहे हैं। हमें 2 घंटा का समय दिया गया है, 4 से 6, 30 तारीख तक का डेट दिया गया है, 4 से 6 आए, पढ़ाएं और जाएं। हम क्यों जान दे रहे हैं कि 4 को 3:45 करवा रहे हैं, 3:30 के जुगाड़ में लगे हुए हैं, 6 से 6:15 करा देंगे, सेकेंड हाफ जब बचा हुआ है तो थोड़ा, हम क्यों इतना परेशान? मेरी जगह पर रहोगे तो लगेगा कि हम ही क्यों, जिनके लिए हम करें उनकी तरफ से भी गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। तो मेरा भी एनर्जी लेवल और मजबूत रहेगा, मेरा उत्साह और मजबूत रहेगा। बात डांटने की नहीं है, मैं तो 2 मिनट में डांटू, खड़ा करा के इतना बोल दूं कि वो शर्म से वो क्लास दोबारा नहीं आएगा, इतना तो बुद्धि है। क्लास में खड़ा कराकर बेइज्जत करना तो आता है, इतना करना आता है कि वो दोबारा शर्म से नजर नहीं आएगा। बट हम शिक्षक हैं, हम आपकी तरह छात्र नहीं है। मेरे नजर में अभी आप बच्चे हैं, आप नासमझ हैं, और आप जैसा कीजिएगा उसका टीट फॉर टैट मैं करने लगूं तो फिर आप में हमें फर्क क्या रह जाए। तो मेरा अप्रोच सुधारवादी होना चाहिए, न कि प्रतिक्रियावादी, कि भरसक मैं आपको समझाऊं, आपको कन्विंस करूं, आपको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूं, वो सही है। हमारे कुछ बच्चों ने कहा कि कड़ा होइए, कड़ा में, हमें कड़ा होने में और ढीला होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कड़ा होकर जबरन थोड़ी कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने से समझना होगा, ये आपके हित का मामला है, ये आपके कैरियर का मामला है। हमारे मित्र, मैं टीचिंग से आया हूं, मेरा हायर एजुकेशन में जॉब लगा, नौकरी लगी, मेरे ढेर सारे कलीग शिक्षक हैं हायर एजुकेशन में, कॉलेज में। जब मैं उनसे पूछता हूं या कॉलेज के एजुकेशन के डिटोरिएशन पे डिस्कस होता है तो वो कहते हैं हम लोग क्या करें, शुरू में पढ़ाने का मन करता है, लेकिन इतना कूड़ा आ रहे हैं कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता, तो जैसे चल रहा है वैसे
चलने दिया जाए, क्योंकि सिस्टम से सब दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर हार मान लेते हैं। अब प्रश्न है कि हम हार मान लें या हम भी कुछ एफर्ट लगाएं, कोशिश करें। हम हार मान लें कि आप में से कोई बनने लायक नहीं है, या हम एफर्ट लगाएं कि हम हर कमजोर में इतना ताकत भर दें कि उनमें बनने की लालसा जग जाए। एक कोचिंग टीचर को केवल टीचर नहीं होना चाहिए, एक कोचिंग टीचर को लीडर भी होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। समय समय पर हमारे बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, समय समय पर हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, पीटी का रिजल्ट नहीं आता है या किसी और को देखते हैं तो बार बार उतार चढ़ाव आता है, मन करता है पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। वो टीचर ही होता है जो हर कदम पर उसको बूस्टअप किए रहता है, एनर्जी दिए रहता है और वो लगातार लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी भूमिका है, इसलिए मैं बार बार आपको कन्विंस करने का प्रयास करता हूं। अक्सर हमारे फील्ड में कम पढ़ाकर जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है, यार ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अधिक पढ़ाकर जस्टिफाई करने का प्रयास करना पड़ता है। मैं और पढ़ के खूब पढ़ा के मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं यार पढ़ना जरूरी है। ऐसा तो एकदम उल्टा हुआ ना, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए जस्टिफाई करना पड़ता है कि लगता है कि नहीं अभी बच्चे नए हैं, ये बच्चे अभी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ठीक से नहीं देख पाए हैं और अभी पौध है। अगर पूरी ताकत लगा दी जाए तो इसमें से आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, कहीं ना कहीं सबका रिजल्ट निकलवाया जा सकता है। ये एक कटु सत्य है, बट इसके लिए केवल मेरे एफर्ट से काम नहीं चलेगा, आपकी तरफ से भी एफर्ट की जरूरत। मैं चाहूंगा कि ठीक है, मैं तो कूल रहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खड़ूस टाइप टीचर हूं। मैं स्पेस भी देता हूं कि थोड़ा मुस्कुरा लो, बट अगर तुम्हारे अंदर हंसी का गुब्बारा है तो मुस्कुरा कर करो, क्योंकि हाका लगाने से पूरा एक माहौल, दो लोग अगर फुसफुसाते भी है ना तो उनको लगता है कि हम तो फुसफुसा रहे हैं, लेकिन एक बड़े क्राउड में अगर 40 लोग एक साथ फुसफुसाएं तो शोर में तब्दील हो जाता है। तो मैं बीच बीच में क्लास में भी कुछ इस तरह की बातें बोलता हूं कि आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आए, आप थोड़ा कूल रहे, बहुत प्रेशर में न पढ़े, जिसके चलते 4 घंटे का क्लास भी आपको करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, मैथ टाइप ना हो। मैथ रीजनिंग का क्लास 1-1.5 घंटे में इरिटेशन होने लगता है। तो मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी नौबत न आए, पढ़ा जाए, हम लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ा जाए, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे स्पेस दीजिए, मुझे छूट दीजिए, क्योंकि पीडीएफ भी जरूरी है, नहीं तो फिर छोड़ देना पड़ेगा। क्या उपाय है मेरे पास? बातें तो घुमा के वही चीज लिखवा देता हूं, वही चीज आपको दे देता हूं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समझने का प्रयास करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपके मन की तसल्ली के लिए लिखवाऊं, आपको लगे कि पैसा दिया हूं तो कॉपी भर गई। मैं 2013 के पहले एक भी लाइन नहीं लिखवाता था, 10-11 तक एक भी लाइन नहीं लिखवाता था। उस समय रिजल्ट तो कम नहीं था। मैं क्या, लगभग शिक्षक नहीं लिखवाते थे। हम लोग आते थे, क्लास में लेक्चर देते थे, अगला दिन बता देते थे कि इस टॉपिक पर पढ़ाया जाएगा। कोचिंग की जिस दिन शुरुआत होती थी, वर्कशॉप होता था, बच्चों को किताब लिखवाया जाता था, क्योंकि उस समय किताब ही था, प्रिंटेड नोट्स नाम का कोई चीज ही नहीं होता था। बच्चे किताब नोट डाउन करते थे, किताब खरीदते थे, क्लासेस शुरू होती थी और बता दिया जाता था कल ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बच्चे पढ़ के आते थे और टीचर केवल लेक्चर डिलीवर करता था, उसी में बच्चे कुछ कुछ पॉइंट को नोट डाउन करते थे। यही पढ़ाने का तरीका होता था, तो बच्चे भी पढ़ के आते थे। अब है कि नहीं, धीरे धीरे बच्चों में डिमांड बढ़ी कि लिखवाया जाए, कम से कम कॉपी भरे। तो मैंने बीच का रास्ता अख्तियार किया कि थॉरली ना लिखवाऊं। एक अच्छे छात्र की जिम्मेदारी होती है कि अपने नोट्स का स्ट्रक्चर बनाए अपने से, बट मैं जानता हूं कि अपने से वो नहीं बनाएगा, तो क्यों ना मैं ही स्ट्रक्चर बनवा दूं, मेरा कई पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बच्चों के लिखवाने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, पैसा वसूल, कॉपी भर गया, तो पूरा टॉपिक स्ट्रक्चर में लिखवा के पढ़ा दिया जाए। कम समय लगेगा तो डिलीवर करने और समझाने का भी मौका मिलेगा। कम से कम 60% हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, अदरवाइज हम मैक्सिमम टाइम लिखवाने में बिता देंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाए, संभावित प्रश्न लिखवा दिया जाए, उस पर डिस्कशन लिखवा दिया जाए। एक दो बच्चे, कुछ बच्चे हमारे हैं जो हमारे ऑप्शन में पढ़ते हैं, हाथ उठाएंगे, हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शन वाले बच्चे। मैं 1600 प्रश्न अपने ऑप्शन में करवाता हूं। 1600 यूपीएससी का बाप का ताकत नहीं है कि वो दाएं बाएं जाए, कारण ज्यादा पढ़ोगे तो कहां से आएगा। तो मैंने बता दिया है कि ये आपके पढ़ाई का लेवल, अब इसको 10 महीना में पढ़िएगा तो एक लेवल पाइएगा, 8 महीना में, 7 महीना में, 6 महीना में, 5 महीना में, 3 महीना में खत्म कर दीजिएगा तो 3 महीने का होगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो कुछ स्ट्रक्चर बना दिया जाए, कुछ संभावित प्रश्न पे चर्चा हो जाए। कुछ कुछ टॉपिक है जहां मुझे पीडीएफ के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे, मुझे लगेगा कि नहीं भाई लिखवा देना चाहिए, तो जब प्रेशर बनेगा तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे ही निकल जाएगा। हम लोग भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने भारत में एक संवेदनशील, अति संवेदनशील वर्ग के लिए, जनजातीय समुदाय के सिचुएशन को समझा कि वो भारत में या दुनिया में एक कमजोर तबका रहा है, पिछड़ा रहा है। भारत में भी उसके पिछड़ेपन और उसके शोषण का चरम रूप अंग्रेजी शासन काल में होता है। आजादी के बाद उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में नीतिगत स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर, वैधानिक स्तर पर, योजनागत स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक स्तर पर उनके लिए क्या रख उपाय किया गया, और एक जगह संवैधानिक वैधानिक दिखा करके हमने उनका इवैल्यूएशन भी कर दिया, सुझाव भी दे दिया, ताकि हम क्वेश्चन का पैकेट बनाते जा रहे हैं। वही चीज रिपीट करेंगे, लेकिन एक पैकेट हमारा बन गया कि संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों की समीक्षा
कीजिए तो हम कर देंगे कुछ कुछ पॉइंट दे करके। फिर हमने संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों को अलग से कुछ अलग अलग बना करके पढ़ना शुरू किया, और उस प्रक्रिया में हमने फिक्स शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन को पढ़ा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, इसका क्या कार्य है, और ये कैसे ट्राइबल के रक्षोपाय में, इंपावरमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, ट्राइबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, इसको हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने देखा कि जनजातियों के रक्षोपाय विकास की दिशा में एक वैधानिक प्रयास 2006 में आता है, वन अधिकार अधिनियम। ये वन अधिकार अधिनियम क्या है, उसके पहले वन और जनजातियों के बीच क्या रिलेशन था, कैसे वन से जनजातियों के अधिकार को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, कैसे आजादी के बाद उसको देने का हमने वादा किया, और कब 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 क्या किया गया, और अंततः जाकर के 2006 में हमने उन्हें अधिकार दिया। लेकिन अभी भी हम व्यवहारिक स्तर पर वो अधिकार उनको दे नहीं पाए हैं। बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या कठिनाइयां आई, कहीं ना कहीं सरकार ने इन अधिकारों को विकास के मार्ग में बाधा के रूप में देखा, तो विभिन्न तरीकों से उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया। 2023 में कानून बना करके और प्रॉपर तरीके से ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया। सरकार उनके जमीन को उनके इलाके में एक्वायर करके औद्योगिकरण या उद्योगपतियों को दे रही है, या उनके जमीन को एक्वायर करके उनके इलाके में माइनिंग कराया जा रहा है। इससे तो विकास सरकार को हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है। उनको क्या मिल रहा है, पॉल्यूशन, क्योंकि जब भी माइनिंग होता है उनके इलाके में तो पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में किया। और दूसरा हमारा मुद्दा था एक कानूनी प्रयास, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। इसमें मैंने शायद याद नहीं है ठीक से, कल थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने 1894 में कानून बनाकर हर तरह की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और कानून बनाया कि कभी भी सरकार किसी की भी भूमि को एक्वायर कर सकती है। आजादी के बाद भी ये कानून कंटिन्यू रहा, और सरकार लोकहित, चूंकि सरकार लोकतांत्रिक थी और लोकतांत्रिक सरकार जो भी करती है वो लोकहित में करती है, ऐसा माना जाता है। तो सरकार लोकहित में किसी की भी जमीन को एक्वायर करती थी। नदी घाटी परियोजना, बहुदेशीय परियोजना, या इंडस्ट्री लगाना हो, या फिर सड़क बनाना हो, रेल बनाना हो, रेल मार्ग, रेलवे लाइन बिछाना हो, जमीन एक्वायर करके काम करते थे। बट शुरू में औद्योगिकरण तेज नहीं था। 1991 के बाद, आर्थिक सुधार के बाद औद्योगिकरण तेज हुआ, विदेशों से उद्योगपति आने लगे, विदेशी निवेश बढ़ने लगा, और इन सभी उद्योगपतियों को हमारी सरकार थोड़ा सा विशेष सुविधा प्रदान कर रही थी ताकि वो उत्साहित हो, आगे आए, निवेश करें, औद्योगिकरण में तीव्रता आए और विकास की गति को तीव्र किया। और इस प्रक्रिया में हमारी सरकार उदारीकरण की नीति को अपनाती है। उदारीकरण, जहां स्टेट विल बी लिबरल, स्टेट अपने रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में जो भूमिका है वो कम करेगा। लाइसेंसिंग प्रणाली, परमिट प्रणाली या तमाम तरह के नियम के द्वारा स्टेट प्राइवेट सेक्टर पर जो नकेल कसे हुए था वो नकेल धीरे धीरे हल्का करेगा। तभी तो प्राइवेट सेक्टर उत्साहित होंगे और विकास के काम में आएंगे। उनको जब तक लाभ नहीं दिखेगा तब तक वो विकास के काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अब अकेले राज्य के बस में विकास का काम नहीं था। इतनी आबादी को शिक्षा देना जरूरी था, और अकेले राज्य के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि सबको शिक्षा उपलब्ध करा सके। तो अगर प्राइवेट सेक्टर फायदे के लिए ही स्कूल लगाता है तो 2-4 करोड़ रुपया खर्च करके वो अपने से स्कूल लगा रहा है, पढ़वा रहा है, फीस ले रहा है, बट कम से कम 10-20-50 लाख करोड़ लोगों के लिए शिक्षा सुविधा तो उपलब्ध करा रहा है। वो सरकारी वाले में फ्री वाले पढ़ेंगे। सबको हॉस्पिटल सरकार नहीं दे सकती है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर आकर के हॉस्पिटल पे इन्वेस्ट कर रहा है वो लाभ के लिए करेगा, तो कम से कम सबको हॉस्पिटल तो मिल रहा है। सरकार अपने पैसे से हर जगह सड़क नहीं बना सकती, तो उसने कहा कि हे प्राइवेट सेक्टर, तू ही आ, अपना पैसा लगा, सड़क बना, और 5 साल तक हम तुमको टोल वसूलने का अधिकार देते हैं। 5 साल तक वसूलो। अगर तुमने 20 करोड़ या 100 करोड़ लगाया है और अनुमानतः 5 साल में तुमको 300 करोड़ 200 करोड़ ज्यादा आ जाएगा, तो 5 साल में तुम्हारा तो 3 गुना 4 गुना बढ़ गया ना जी। तुम्हारे लिए एक अच्छा फायदेमंद इन्वेस्टमेंट रहा, तुम आओ करो। वो आ गई, कैपिटल लेके आ गई, उन्होंने सड़क बना दिया, 5 साल तक टोल वसूलती रही, इसके बाद फ्री हो गया। सड़क तो बना, रेलवे लाइन तो बिछा, अब हर जगह एयरपोर्ट तो बन रहा है प्राइवेटाइजेशन से। इससे विकास की दर तीव्र हो रही है। नहीं तो एयर इंडिया का क्या हालत था और क्या आज हालत है, घाटे में चल रहा था, बेचना पड़ गया, टाटा को खरीदना पड़ा। ये प्राइवेट हवाई जहाज नहीं होता तो इंडिगो, स्पाइस जेट, हर जगह कितना आसान हो गया है सफर। बट प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए कुछ तो उनके लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए, और प्रॉफिट के सिवा उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं। अब हम सामाजिक न्याय का तलवार लटका ले कि सबको तुम सामाजिक न्याय दो ही दो तो हतोत्साहित होगा। तो हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया कि थोड़ा सा हम सामाजिक न्याय के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, विकास को तेजी लाए। जब देश विकसित हो जाएगा तो टपक टपक के सामाजिक न्याय। 91 के बाद भूमि अधिग्रहण तेज हो गया, उद्योगपतियों को धनाधन जमीन को अधिग्रहित करके दिया जाने लगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये रहा कि इस कानून को सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों ने फायदा कमाने का धंधा भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इस कानून था 1894 का कानून। इस कानून का पहला प्रावधान था कि सरकार कभी भी किसी की भी जमीन लोकहित में एक्वायर कर सकती है, किसी से पूछने नहीं जाएगी, जबकि पूछना जरूरी था। नया जो कानून बना, यही पैरेलल बताते जा रहे हैं, उसमें सहमति का प्रावधान ला दिया गया कि सरकार पूछकर कानून जमीन एक्वायर करेगी। पहला वाला कानून था कि सरकार जब जमीन एक्वायर करेगी तो सार्वजनिक हित में करेगी, लेकिन सार्वजनिक हित वेल डिफाइंड नहीं था। कल तक कई जगहों पर ग्रेटर नोएडा में सरकार ने किसानों की जमीन को एक्वायर करके प्राइवेट सेक्टर को मॉल बनाने को दे दिया, अपार्टमेंट बनाने को दे दिया। प्राइवेट सेक्टर ने अपार्टमेंट बनाया और महंगे दाम पर बेचा, और किसानों को बहुत कम पैसा दिया गया।
नए कानून में सार्वजनिक हित को परिभाषित कर दिया गया और शिक्षण संस्थान और हॉस्पिटल को भी सार्वजनिक हित के दायरे से बाहर कर दिया गया। कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि हम कॉलेज खोले, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, और सरकार ये कहती है कि ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का हित का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है, इसको भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां पर तो प्राइवेट सेक्टर फायदा कमाएगा, इससे ये लाभकारी संस्था है। इस तरह से इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। 1894 के कानून में मुआवजा की राशि थी ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना। जो भी जमीन एक्वायर की जाएगी उस जमीन का जो मूल्य होगा उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा मुआवजा है यार, और शहरी क्षेत्र में 2 गुना दिया जाएगा। लेकिन 1894 के कानून में था सरकारी मूल्य का 4 गुना, और सरकारी मूल्य का चक्कर था, आदमी भी तो कम धूर्त नहीं है। लोग अपना खेत, मेरा खेत का कीमत है 20 लाख रुपए एकड़, लेकिन मैं क्या करता था कि खेत बेचने जाता था तो 8 लाख रुपए एकड़ लिखवाता था क्योंकि सरकार को रेवेन्यू स्टाम्प कम देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए लिखवाता था और बाकी पैसा ब्लैक में दे देता था। अक्सर इसी तरह की खरीद बिक्री होती थी। तो औसतन निकाल लेती थी सरकार, और औसतन निकाल लेती थी तो सरकार पाती थी कि 10 लाख रुपए बीघा एकड़ बिका है, कोई 8 लाख कोई 7 लाख लिखवा के बेचा है तो 10 लाख या 8 लाख रुपए बिका है, तो 8 गुने 4 32 लाख पकड़ा देती थी, 24 लाख पकड़ा देती थी। कीमत था 20 लाख, मिला 24 लाख, 30 लाख, 32 लाख, बहुत थोड़ा ज्यादा मिला। दिमाग में होता था कि 20 लाख रुपए एकड़ है तो 20 गुने 4 80 मिलना चाहिए। ये भी किसानों को दुखी किया। नए कानून में कर दिया गया कि 4 गुना मिलेगा, शहर में 2 गुना मिलेगा, लेकिन वो बाजार मूल्य के हिसाब से मिलेगा। वो बाजार मूल्य के हिसाब से मिलेगा, और बाजार मूल्य भी मस्त का मतलब है कि परियोजना की घोषणा की जाएगी और घोषणा के बाद जो बाजार मूल्य बनेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। क्योंकि बाजार मूल्य का कहानी भी तो गड़बड़ है। मान लीजिए कि हमारे गांव के बगल से एक सड़क पार करती है, हाईवे, और उसके लिए हमारी जमीन को एक्वायर किया जाना है, और हमारी जमीन 20 लाख रुपए खेत है, 20 लाख रुपए एकड़, लेकिन जैसे ही वहां हाईवे गुजर जाएगी वो 2 करोड़ रुपए एकड़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो बाजार मूल्य का लिए भी एक फिक्सेशन किया गया। इस तरह से मूल्य का हिसाब किया गया। पुराने व्यवस्था में 3 पर मैंने कंपेयर कर दिया। 1894 के कानून में व्यवस्था थी कि सरकार कोई भी जमीन एक्वायर कर सकती थी। एक फसली भूमि, बहुफसली भूमि यानी खेती वाली जमीन भी, जिसके चलते बहुत सारी कृषि भूमि आवासीय कॉलोनी में तब्दील हो जा रही थी। दिल्ली से आप पानीपत के रास्ते पे चलिए, दिल्ली से आप रोहतक के रास्ते पे चलिए, दिल्ली से आप राजस्थान जयपुर के रास्ते पे चलिए, ये सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के एरिया हैं, हरित क्रांति का क्षेत्र है, कृषि बहुल इलाका है, और सब जगह पर बिल्डिंग बना हुआ है। इसलिए एक नई समस्या को जन्म दिया जिसको कि मैं अर्बनाइजेशन में आप लोगों की चर्चा किया था। खाद्य सुरक्षा के सामने सरकार इस पर अवेयर हुई और सरकार ने कहा कि सरकार नए वाले कानून में प्रोविजन किया गया कि जमीन एक्वायर किया जाएगा, लेकिन यथासंभव बंजर भूमि को एक्वायर किया जाए या एक फसली भूमि को एक्वायर किया जाए। जब कोई विकल्प ना बचे तब बहुफसली भूमि को एक्वायर किया जाए। पुरानी व्यवस्था में 5 नंबर पॉइंट पुरानी व्यवस्था में था कि सरकार जब किसी की जमीन को एक्वायर कर लेती थी तो कहती थी सार्वजनिक हित में आपने एक्वायर किया है, हमने डेमोक्रेसी में, लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में इस जमीन पर काम किया जाएगा। और 2-3 साल बाद सरकार उस जमीन को किसी दूसरे काम में दे देती थी, कोई माई बाप नहीं था। नए कानून में भूमि वापसी का प्रावधान किया गया कि नहीं, जिस मद में सरकार ने जमीन को एक्वायर किया है, अगर उस मद में वो यूज नहीं करती है 5 साल तक तो जमीन असली मालिक को हटा देगी। तो कुल मिलाकर के पुराने कानून में, 1894 के कानून में जो विसंगतियां थी, 1894 के कानून में जो सामाजिक न्याय का उल्लंघन हो रहा था, जहां किसानों की जमीन को औने पौने दाम पे एक्वायर करके कुछ भी देके भगा दिया जाता था, उन कमियों को इसमें दूर करने का प्रयास किया। हम यूं कहें तो 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह पर 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून जो नया लाया गया, उसको सामाजिक न्याय के मूल्यों के अनुरूप बनाने का। और पुराने वाले कानून में सबसे ड्रॉबैक था बच्चा, पहले मैं ब्रीफ कर दूं, 1894 के कानून के तहत इस तरह से और तेज हो गया भूमि अधिग्रहण। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद कहानी और तीव्र हुई, और भूमि अधिग्रहण का डिपार्टमेंट अलग था और उनको मुआवजा पुनर्वास का डिपार्टमेंट। तो बहुत बेचारे त्रस्त हो जाते थे, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, और पुनर्वास के लिए वो अब दूसरे सरकारी विभाग पर आश्रित रहते थे, चक्कर लगाते थे, दौड़ते थे। तो ये सरकार ने महसूस किया कि नहीं, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और 2007 में हमारी भारत सरकार ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक नेशनल पॉलिसी बनाती है, राष्ट्रीय नीति बनाती है, और उसी नीति के तहत 2007 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम पारित करती है और कानून बना करके पुनर्वास और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। फिर भी 2 कानून अलग अलग था, 2 कानून अलग अलग था। और इधर वन अधिकार अधिनियम पारित हो गया था। अब भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की कमियों को दूर करना जरूरी था, नया वाला 2007 के कानून के साथ इसको जोड़ना भी जरूरी था। और वन अधिकार अधिनियम में जो जनजातियों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया, मुआवजा पाने का अधिकार दिया गया, उसको एकोमोडेट करना भी इसमें जरूरी था। इसलिए एक नया कानून तैयार किया गया
भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, जिसको 1 जनवरी 14 को लागू किया। इस पुराने भूमि अधिग्रहण कानून का एक और ड्रॉबैक था बच्चा, जिसको दूर किया गया वन अधिकार अधिनियम में। मैंने पहले भी चर्चा किया था, आज दोबारा कर दे रहा हूं कि सबको तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलता था, ठीक है। जनजातियों को मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि जनजातियां ज्यादातर वनों में रहती थी, वो वन भूमि माना जाता था, वन विभाग का माना जाता था, सरकारी जमीन मानी जाती थी, और थोड़ा बहुत मुआवजा पकड़ा कर भेज दिया जाता। समझ में आ रहा मेरी बात? इसलिए और जरूरी हो गया था कि वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व के अधिकार को स्थापित किया जाए और वन भूमि पर जनजातियों के मुआवजा पाने के अधिकार को स्थापित किया जाए। इसलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया और इनको वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। वो पढ़ चुके हैं हम लोग, मुआवजा पाने का अधिकार दिया गया। इसलिए इस अधिकार को भी नए वाले कानून में समाहित किया गया और समाहित करके एक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम पर एक नया कानून बनाया गया, जिसको कि हम लोगों ने डायग्राम खींचा था, याद है? यही तक हुआ था ना। 1894 के अधिनियम का प्रावधान क्या था मैंने बता दिया। 2013 के अधिनियम का क्या प्रावधान है ये भी बता दिया। सहमति का प्रावधान, 3 तरह की सहमति। सरकार अगर अपने यूज करने के लिए जमीन एक्वायर करेगी तो किसी तरह की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। पीपीपी के तहत परियोजना में 70% की सहमति और प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए 80% की सहमति। इसे इसको रेशनलाइज कर दिया गया, सही कर दिया गया। मुआवजा की राशि वही रही, लेकिन ये बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना। एक और इसमें किया गया कि मुआवजा केवल जमीन मालिक को ही नहीं दिया जाएगा। मान लो हमारा गांव है, हम गांव में 20 भूमिपति हैं, 100 परिवार है, 20 लोगों के पास जमीन है सारी, मैक्सिमम कुछ ही लोगों के हाथों में जमीन होती है, बाकी वहां कृषि मजदूर है और सभी हमारी जमीन पर डिपेंडेंट है। सबका परिवार हमारे जमीन पर आश्रित है। टाटा नैनो परियोजना के लिए सरकार हमारी जमीन को, गांव की पूरी जमीन को एक्वायर करती है। मुआवजा तो केवल हम 20 लोगों को मिलेगा, बट बाकी 80% लोगों का क्या होगा? वो तो सड़क पे आ जाएंगे ना जी। इस नए कानून में एसआईए का प्रोविजन किया गया, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, कि किसी भी जमीन के अधिग्रहण का क्या सोशल इंपैक्ट है उसका असेसमेंट किया जाएगा और जो जो दुष्प्रभावित है, भले वो भूस्वामी नहीं हो, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। यानी मुआवजा केवल भूमि के मालिकों को नहीं बल्कि अन्य प्रभावितों को भी मुआवजा। मैंने कुल मिलाकर के लग रहा है ना कि कोई बेचारा ना इसमें बचे, सामाजिक न्याय से युक्त इस कानून को बनाया जाए। बाकी प्रावधान मैं बता ही दिया हूं और इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए 2013 का नया कानून लाया गया और इस नए कानून में जनजातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया। यह कानून प्रॉपर मैं लिखवाकर पढ़ाता हूं, लिखवाकर पढ़ाया हूं। इंडियन सोसाइटी में आधा बच्चों को जो इस क्लास में बैठे हैं, आधा को वहां मैं फिर से दोबारा अच्छा से समझा करके पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा। बट यहां पर केवल ट्राइबल वाला प्रोविजन हम लोग लिख ले, जो बहुत ही थोड़ा है। क्लियर है? तो लिखिए 1894 की भूमि अधिग्रहण, अब हम केवल ट्राइब्स पर फोकस हो रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम का जनजातियों पर प्रभाव, नीचे एरो दो, एक लाइन में बड़ा क्लियर है, अधिकांशतः नकारात्मक प्रभाव। सही है, क्योंकि इन बेचारे को मुआवजा मिलता भी था तो बहुत कम, क्योंकि भूमि के स्वामी नहीं थे। मुआवजा सीधे साधे थे तो सरकारी अधिकारी ज्यादातर हड़प जाते थे भ्रष्टाचार के कारण। जो कुछ भी इनको मिलता था ये अनार्थिक कार्यों पर खर्च कर देते थे, क्योंकि ये बहुत समझदार नहीं थे। और यदि इनको कहीं अन्य जगहों पर पुनर्वासित किया जाता था तो वहां पर भी ये एकोमोडेट नहीं कर पाते थे। जो प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर किया जाता था, ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके चलते उस प्रोजेक्ट में भी इनको कोई नौकरी, तो सबसे ज्यादा खामियाजा किसी को भुगतना पड़ा भूमि अधिग्रहण कानून से, तो वो जनजाति थी। इसलिए मैंने लिखा अधिकांशतः नकारात्मक प्रभाव। अगला हेडिंग 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान। सामान्य प्रावधान तो ज्यों का त्यों रहे। सहमति का प्रावधान था, जनजातियों का सहमति कैसे होगा यार? यस, क्योंकि वहां पर तो भूस्वामी है, खेत के मालिक है, और उनसे सहमति लिया जाएगा, चाहे 80% चाहे 70% जो भी रहे। ये तो खेत के मालिक है ही नहीं, ये तो बनवासी है। तो इनकी सहमति का प्रोविजन ग्राम सभा के द्वारा कर दिया गया।
बाकी सारे प्रोविजन जो जनरल है वो रहे, कुछ स्पेशल प्रोविजन इनके लिए लाया गया। स्पेशल प्रोविजन ये था बच्चा कि जनजातियों की भूमि के अधिग्रहण को यथासंभव टाला जाए, बेचारे हैं, इनकी जमीन एक्वायर न किया जाए, जब कोई विकल्प न बचे भी इनकी जमीन को एक्वायर किया जाए, इनका मुआवजा सामान्य से अधिक हो, इनको मुआवजे की राशि का 1/3 भाग एडवांस दे दिया जाए। समझ में आ रहा है? और फिर फाइनल अधिग्रहण जब इनका किया जाए तो पहले दूसरी जगह पर इनको पुनर्वासित कर दिया जाए, तभी इनको वहां से हटाया जाए। चलो इस घर से निकलो तो दूसरा घर तुम्हारे लिए तैयार है, बीच में भटकाओ नहीं, पुनर्वासित किया जाए। जहां पुनर्वासित किया जाए वहां पर 25 और संरचनात्मक सुविधाएं इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो आज भूमि अधिग्रहण के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन चले हैं बच्चा, हर जगह आंदोलन चला है, नदी घाटी परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन चला, या ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के जितने जमीन के अधिग्रहण हुए उस पर आंदोलन चला। कई प्राइवेट सेक्टर इंडिया छोड़ के भाग गया, जिसको बड़ी मुश्किल से मोदी जी लेके आए थे इंडिया में निवेश करने के लिए, इसी सब जटिलताओं के कारण, आंदोलन के कारण। तो सरकार के लिए जरूरी था कि भूमि अधिग्रहण को ऐसा बना दिया जाए कि सब कहे कि हे सरकार मेरा भी जमीन अधिग्रहण करो ना, यानी भूमि अधिग्रहण दुखदाई ना हो, भूमि अधिग्रहण दुखदाई ना हो। इसलिए कहा गया कि जहां पर भी इनको पुनर्वासित किया जाएगा वहां 25 में कुछ भी बाकी नहीं बचा, नलके का पानी, 24/7 बिजली, कूड़ा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आ रहा है? अभी 4-5 ही महीने बोला तो 25 का मतलब एवरीथिंग। 25 और संरचनात्मक सुविधाएं, 25 ही है ना, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, और संरचनात्मक सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाए। और जहां भी नए जगह पर जा रहे हैं वहां पहले वन वाले क्षेत्र में जो इनको लाभ मिल रहा था ना, वो लाभ वहां नए क्षेत्र में भी उनको उपलब्ध होना चाहिए। पेशा कानून का लाभ, वन अधिकार अधिनियम का लाभ, ये सारा का सारा लाभ, ये नहीं कि कहीं जंगल से उठाया और कहीं बंजर पर ले जाकर पटक दिया। तो कुल मिलाकर के काफी फायदेमंद बनाने का प्रयास किया गया। इसमें एक प्रोविजन और किया गया कि यदि 100 जनजातीय परिवार से अधिक का अधिग्रहण किसी क्षेत्र में किया जा रहा है तो जनजातीय विकास परियोजना शुरू करने का प्रावधान, एक स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रावधान भी किया गया। तो लिख ले हम लोग, 5-6 पॉइंट है, लिखिए, क्योंकि इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं और यहां पर यही लिखना है। यथासंभव जनजातियों के भूमि अधिग्रहण को टाला जाए, और जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा एवं स्वायत्त परिषद, एक शेड्यूल वाले एरिया में स्वायत्त परिषद है, क्लियर है, ग्राम सभा एवं स्वायत्त परिषद की सहमति अनिवार्य हो। ध्यान देना थोड़ा सा, मेरी तरफ देखो, मैंने अभी अभी बताया कि 2023 में अभी हमारी सरकार ने एक कानून बनाया, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, अगस्त 2023 में पारित किया गया। और कल मैंने एक लाइन बोला था कि इस कानून के द्वारा सरकार ने क्या किया कि ग्राम सभा के अधिकारों को थोड़ा कर दिया। समझ में आ रहा मेरी बात? ताकि किसी न किसी रूप में सरकार समझ रही है कि भाई सरकार को जमीन जल्दी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है पैसा लेकर के निवेश करने के लिए, बड़े मशक्कत से इसको दुनिया के देशों से उठाकर लाया गया है, विकास को गति देनी है। अब एयरपोर्ट बनाने का निर्णय इमीडिएट सरकार अगर लेती है अंबिकापुर में, और अंबिकापुर में एयरपोर्ट किसी के कहीं ना कहीं जगह पे ही बनाया जाएगा ना, अब अंबिकापुर में एयरपोर्ट बनाना है और प्राइवेट सेक्टर पैसा लेकर के बैठा हुआ है और डेवलपमेंट के लिए अंबिकापुर में एयरपोर्ट का बनना जरूरी है, छत्तीसगढ़ का एक शहर है, अगल बगल जंगल है या जो भी जगह है, तो जमीन एक्वायर करने के लिए 5 साल इंतजार नहीं किया जाएगा। जबकि जो लीगल प्रोसेस बन गया, इसमें प्रॉपर लंबा सहमति लेने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जब परियोजना की घोषणा की जाए, घोषणा के लिए बाद एक टाइम लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन के बाद उनको बताया जाए कि अब जमीन आपकी एक्वायर की जाएगी, बस सहमति का प्रोविजन शुरू होगा, एक लंबी प्रक्रिया। पता चला 2 एनजीओ उसमें आ जाएंगे जो चिल्लाना शुरू करेंगे कि भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आदि आदि बहुत सारे की चले। ठीक है, सहमति अनिवार्य हो, एसटी परिवार को मुआवजा सामान्य से अधिक हो, तथा मुआवजा की राशि का 1/3 भाग अधिग्रहण से पहले दिया जाए। तीसरा, 1-2 चीज और मैं बोलूंगा, सोच ही रहा था, आप जितने संवेदनशील हो ना, उससे कहीं अधिक मैं आपके पढ़ाने के प्रति संवेदनशील रहता हूं। आप उतना तत्पर हो कि यहां से जाके पढ़ाई खोजने का प्रयास नहीं करते हो कि करंट क्या हुआ है, लेकिन मैं खोजने का प्रयास करता हूं। ये स्लाइड सिस्टम मैंने आपकी समस्या को देख के ही लाया, मैं आज इसे नहीं पढ़ा रहा हूं। और यहां 1100 बच्चों का क्लास हमने पढ़ाया। हम लोगों ने एक पहली कोचिंग शुरू की थी, दुर्भाग्य से वो पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप की कहानी समझते ही हो।
जिसका एक क्लासरूम, 2 क्लासरूम था, 1100 बच्चों का। तो मैंने महसूस किया कि जब मैं पढ़ाता हूं या जब मैं लिखवाता हूं ना, तो लिखवाते समय कुछ बच्चों का छूट जाता है। तो 2 4 5 10 20 बच्चा हो तो एक आध बच्चा का छूटता है, कहता है कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाई लिखवाइए, फिर से सर बोल दीजिए। लेकिन जहां बहुत ज्यादा क्राउड हो वहां अगर 40-50 बोलने लगे तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ज्यादा क्राउड होगा तो 40-50 का छूटेगा, कोई कहेगा सर थोड़ा धीरे बोलिए, कोई कहेगा थोड़ा सा सर। तो इस समस्या का समाधान मैं लेकर के आया स्लाइड के रूप में। अदरवाइज स्लाइड मेरे सामने होनी चाहिए, मैं लिखवा रहा हूं, कहीं ऐसी जरूरत पड़ी देखने की तो मैं देख लूंगा, बाकी मैं आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा, यहां दिखाने की क्या जरूरत है। बट मैंने यहां रखा। अब थोड़ी सी भी बुद्धि आपके पास होगी तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं बोल के लिखवाता हूं और लिखवाने के बाद स्लाइड यहां डाल देता हूं, और लिखवाना जब खत्म करता हूं तो फिर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का अंतर देता हूं और इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूं। तो अगर मेरे वाक्य के साथ आपका कुछ छूट गया है, थोड़ा स्मार्ट है, तो केवल पलक ऐसे उठा दीजिए, स्लाइड पर देख लीजिए, वो स्लाइड पर रहेगा। ठीक है, मैं वाक्य जहां बंद कर देता हूं, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया और उसी समय स्लाइड का वाक्य भी बंद हुआ, लेकिन स्लाइड में 1 मिनट बाद चेंज करता हूं ताकि जिनका छूटा भटका है वो लिख लें। और इसके बाद मैं आपको स्लाइड का पूरा कॉपी भी दे रहा हूं कि इसमें भी कहीं छूट गया तो दे दें, लेकिन कोशिश करें कि आपके कारण सबका ध्यान डिस्टर्ब। कभी ध्यान दीजिएगा, ये मैं हमेशा नियमता पालन करता हूं, क्योंकि जब मैं कोई भी टीचर लिखवाता है तो लड़कों को देखता है, और जैसे ही लड़का टीचर की तरफ देखने लगे मतलब लिखना पूरा हो चुका है, तो अगला वाक्य बोलना। अब कुछ जो धीमे हैं वो बेचारे थोड़ा पिछले जाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, हम लोगों ने दूसरा लिख लिया। तीसरा, एसटी को विस्थापन क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण, कॉमा पेशा, कॉमा वन अधिकार अधिनियम। पेशा पंचायती राज वाला है, समझ में आ गया ना। वन अधिकार अधिनियम आदि का लाभ पुनर्वासित क्षेत्रों में भी प्रदान करने का प्रावधान। 4th पॉइंट, 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर जनजातीय विकास योजना का प्रावधान। जनजातीय विकास योजना का प्रावधान। और 5th पॉइंट, पुनर्स्थापित क्षेत्र में पच्चीस और संरचनात्मक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य। उपलब्ध कराना अनिवार्य। यहीं पर एक नोट दे दीजिए, जनजातियों के लिए उपरोक्त प्रावधान विशेष प्रावधान है। जो अन्य सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त है। अतिरिक्त है। क्लियर। अगला हेडिंग नीचे एरो देके लिख दो, समीक्षा। समीक्षा, मूल्यांकन, जो भी कहो, समीक्षा एवं निष्कर्ष। इस पर कमेंट या समीक्षा में यही कहेंगे कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि यह अधिनियम और अधिनियम में इनहेरेंट जो इनके लिए प्रावधान है, ये जनजातियों के समस्याओं का एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है और सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम है। राइट। परंतु जरूरत है इसको सही तरीके से लागू करने की, भ्रष्टाचार तरीके से लागू करने की, क्योंकि आज जो गड़बड़ी हो रही है वो बताएंगे, लेकिन हम सरकार की शिकायत नहीं करेंगे। हमेशा एक आंसर लिखने वाले को मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं रखना चाहिए, क्रिटिकल अप्रोच नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे एक सकारात्मक नजरिए से लिखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमी नहीं बताना चाहिए, तो बड़े हिसाब से कमी को भी इंगित कर देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से नए भूमि अधिग्रहण
एवं पुनर्वास कानून के उपरोक्त प्रावधानों से जनजातीय समस्या का समाधान और जनजातीय विकास में मदद मिलेगी। कॉमा, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि डैश इस कानून के प्रति जनजातीय जागरूकता को उत्पन्न करके कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू किया जाता है। एक मुद्दा है यहां पर, सरकार इस कानून को विकास के मार्ग में बाधक मानती है। इस पर हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? पिछले वाले टॉपिक पढ़ाते समय मैंने वहां अच्छा से समझा दिया है। हमेशा याद रखो, इस पर स्टैंड यही है कि सही में बाधा बन सकती है, कानून डिले हो सकता, लेकिन इस डिले को रोकना एक बेहतर प्रबंधन का काम है। अगर प्रशासक ढंग से मैनेज करे, पारदर्शिता रखे और त्वरित तरीके से सभी विभागीय कार्रवाई को पूरा करे, तो इस बाधक तत्व को समाप्त। अब इसके लिए कानून ही हटा दिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं। यही स्टैंड हम लोगों का होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू किया जाता है। पैरा चेंज। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डैश यह कानून नवीन विकास परियोजनाओं के प्रारंभ करने के मार्ग में बाधक साबित होगा, क्योंकि इससे भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक देरी होगी। कॉमा, परंतु डैश या पहला चेंज कर दो जैसे लिखा गया है, यह इस बात पर निर्भर करेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि डैश इन परियोजनाओं के बारे में कितनी पारदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन को प्रदर्शित किया जाता है। एवं कुशल प्रबंधन को प्रदर्शित किया जाता है, कॉमा, क्योंकि हाल के दिनों में विभिन्न परियोजनाओं के विरोध में होने वाले आंदोलन, नैनो के विरोध में पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ या नहीं हुआ? कई आंदोलन है। होने वाले आंदोलन एवं अनावश्यक देरी का मुख्य कारण कानूनी जटिलता नहीं, बल्कि पारदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन का अभाव और इनका नकारात्मक राजनीतिक प्रबंधन रहा है।
इनका नकारात्मक राजनीतिक प्रबंधन रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट सरकार लगाती है और वहां के लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। उसी में कुछ पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष वहां पहुंच जाता है अपना रोटी सीखने के लिए, और एकदम इस परियोजना से बर्बाद हो जाएगा, इतना पॉल्यूशन निकलेगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हम जनजातियों का जीवन, तमाम तरह की चीजें अगर ढंग से मैनेज किया जाए। मैनेजमेंट में भी कमी रही है। अगर फिल्म देखते हो तो इस पर कई फिल्में बनाई गई। क्लियर? तो 2 वैधानिक प्रयास हम लोगों ने देख लिया जनजातियों के रक्षोपाय के लिए, वैधानिक प्रयास। एक लास्ट और तीसरा वैधानिक प्रयास, हेडिंग डालिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में अत्याचार निवारण अधिनियम, नॉट संशोधन, अधिनियम 1989, अधिनियम 1989। क्लियर? भारत एक जाति समाज रहा है। आप पहले तो पीडीएफ लिख लीजिए, ये मैं दे दूंगा। बहुत सारा ज्ञान भी आपको मिल जाएगा आज, क्योंकि क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको उनका अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। भारत एक कास्ट सोसाइटी रहा है और साथ साथ अनुसूचित जनजातियां भी एक पिछले समुदाय के रूप में विद्यमान रही है, और भारतीय समाज में उनके साथ उपेक्षा का बर्ताव ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा है, जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जो जातीय सोपान में निचले पायदान पे अवस्थित जातियों के साथ संबंधित रही और उन पर कई प्रकार की निर्योग्यताएं लाद दी गई थी। देश आजाद हुआ, अनुच्छेद 14, 15, 16 तमाम अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान में हमने हर तरह के भेदभाव को समाप्त किया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को भी उन्मूलित किया एज ए फंडामेंटल राइट्स। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया और एक समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया। बट आजादी के कई वर्ष बीतने के बाद भी एससी और एसटी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव, अपमान का व्यवहार किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था। गांव में उनको कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति मारपीट कर देना, पिटाई कर देना, उनका अत्याचार करना, ये सारी चीजें जारी थी। इधर भारत में दलित आंदोलन, दलितों के सशक्तिकरण के लिए आंदोलन कर रहा था। जो प्रावधान था उसके अलावा भी महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसे कठोर कानून बनाए जाएं जिससे कि एसटी पर और एसटी पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। और इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1989 में यह कानून अस्तित्व में आया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। और यह एससी एसटी के प्रति अत्याचार को रोकने का एक सबसे कठोर प्रावधान। इस कानून का प्रावधान सुन लो बच्चा, अगर कोई गैर एससी एसटी का व्यक्ति किसी एससी एसटी के व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार, कोई अपमानजनक बात कुछ भी कहता है, तो इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ओके, मुकदमा दर्ज करते ही एसएचओ की औकात नहीं है कि एफआईआर दर्ज न करे, क्योंकि पहले ये कानून लाने के पहले क्या होता था कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी एससी को पीट दिया, एससी थाने पर गया, दरोगा जी बैठे हुए हैं और वो एफआईआर ही नहीं लिख रहे हैं, डांट के भगा दिए, क्योंकि ऊंची जाति का प्रभाव थाने पर होता था आजादी के बाद भी कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर करने को तैयार, अगर करने जाता तो दरोगा नहीं लिखता था, डांट के भगा देता था, डंडा मार देता था। इस कानून में कहा गया कि दरोगा जी यदि नहीं लिखेंगे तो उनकी दरोगाई खत्म हो जाएगी। सूचना के साथ तत्काल एफआईआर का प्रावधान, सूचना हुआ इमीडिएट एफआईआर। दूसरा, एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान, एफआईआर के बाद इमीडिएट गिरफ्तार करो, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, जमींदार हो, एक सेकंड नहीं रुकना है, इमीडिएट पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और सीधे जेल भेजेगी।
नो एंटीसिपेटरी बेल। इस केस में यदि किसी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा तो अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा, एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं होगा। बिल यदि होगा तो हाईकोर्ट से ही होगा, जिला कोर्ट से बिल नहीं मिलेगा। सोचो, सामान्यतः 90 दिन के अंदर में चार्जशीट दाखिल करना होता है, इसमें 60 दिन के अंदर में चार्जशीट दाखिल करना होगा। और फिर इस केस की जांच एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और अगर कोई भी दरोगा जी इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनका खैर नहीं होगा। और बेचारा SC ST जो उत्पीड़ित है, जिसने केस किया है, उसको पैसा भी मिलेगा। अब देखो, इस कानून में प्रोविजन किया गया कि बहुत से SC ST दो चार झापड़ खा करके लफड़ा में पड़ना नहीं चाहते। अरे यार, केस करोगे तो पैसा मिलेगा, ताकि एक प्रोत्साहन की केस करो। यह है इसका प्रावधान। 5 6 7 प्रावधान मैंने आपको बता दिया। यह कानून भारत के SC ST समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध किसी गैर SC ST समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में 30 जनवरी 1990 से लागू किया गया। क्लियर है? इसका उद्देश्य है गैर SC ST समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा SC ST समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों के ऊपर या विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना। प्रमुख प्रावधान: पहला, शिकायत के साथ FIR दर्ज करने का प्रावधान। क्लियर है? दूसरा, FIR के तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान। तीसरा, नो एंटीसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत का कहीं कोई प्रोसेस नहीं है। यदि आपके ऊपर, आपके खिलाफ अगर कोई SC थाना में चला गया, मतलब आप गए, क्योंकि थाना में गया तो थानेदार बाध्य है, केस करेगा ही करेगा, FIR करेगा, और FIR करेगा तो तत्काल गिरफ्तार भी करना होगा, और गिरफ्तार करके सीधे जेल भेजेगा। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट भी नहीं देगा, सीधे हाई कोर्ट देगा, और वो भी 60 दिन बिताने के। गिरफ्तारी के बाद जमानत केवल हाई कोर्ट द्वारा। अच्छा, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे ना, देखो, ये कानून के बारे में बहुत से बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि उनकी रक्षा पाई के लिए क्या कानून बनाया गया। गिरफ्तारी के बाद जमानत केवल हाई कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत द्वारा जमानत की संभावनाएं नहीं है। गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान। सामान्य केस में 90 दिन का टाइम मिलता है। मामले की जांच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान। विशेष न्यायालय तथा विशेष लोक अदालत के गठन का प्रावधान। इसके लिए विशेष न्यायालय और विशेष लोक अदालत का गठन किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यायालय के अंदर ही एक जज को कह दिया जाएगा कि आप SC ST के केस को देखेंगे। विशेष अदालत का एक कंसेप्ट जनरली यही होता है। विशेष अदालत का 2 कंसेप्ट होता है बच्चा। एक होता है कि कोर्ट के अंदर ही अगर SC ST का केस आता है तो इसके लिए एक अलग से जज साहब देखेंगे, उसी में से ढेर सारे जज होते हैं। और एक होता है जो अलग से न्यायालय ही होता है, जैसे CBI का अलग से न्यायालय होता है। समझ में आ रहा मेरी बात? यहां पर है विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक के नियुक्ति का प्रावधान। और लास्ट है IPC के तहत निर्धारित सजा से अधिक सजा का प्रावधान। किसी भी केस में सामान्य सजा नहीं। अगर वही अपराध, अगर मैं गैर SC ST हूं, मैं किसी गैर SC ST के विरुद्ध अपराध करता हूं, तो जो सजा है, अगर वही अपराध SC ST के विरुद्ध करूंगा तो वो उससे अधिक सजा होगा। और मान लो किसी ऐसे केस में मैंने अपराध किया है जिसका IPC में 10 साल तक सजा का प्रावधान है, तो अगर वो SC ST के विरुद्ध मैंने वो अपराध किया है तो उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। IPC के तहत अधिकतम 10 वर्ष तक सजा के प्रावधान वाले अपराध में SC ST एक्ट के तहत 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान। और सरकारी अधिकारी द्वारा अपराध किए जाने पर SC ST एक्ट में न्यूनतम 6 महीना बढ़कर के न्यूनतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान। यानी सरकारी अधिकारी अपराध करेगा तो और गलत है, क्योंकि वो सरकारी आदमी है, उससे अपराध करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। वो तो लोक हित में काम करने वाला लोक सेवक है, वही क्रिमिनल बन गया तो फिर कैसे काम चलेगा? पीड़ित को पर्याप्त सुविधाएं एवं कानूनी मदद, उसको चारा ना खर्च नहीं करना पड़ेगा केस लड़ने के लिए, केस करने के लिए, सब कुछ सरकार करेगी। और यही नहीं, 85,000 से लेकर 8,25,000 तक रुपए तक आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास का प्रावधान। बच्चा, यह है कानून। केस मत कर देना किसी पर। 2015 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन में कुछ खास नहीं किया गया, अपराध को और संख्या बढ़ा दी गई, यानी डिफरेंट टाइप के अपराध को भी इसमें शामिल कर दिया गया। जो न्यायालय अलग से विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान था, उसमें कर दिया गया कि पृथक विशेष न्यायालय
और पृथक लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान, यानी अब वो सीबीआई टाइप बिल्कुल पृथक इनका न्यायालय होगा। अपराध की सीमा का विस्तार किया गया, अदालतों को प्रत्यक्ष पृथक विशेष अदालत और पृथक विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और अदालत को इसमें प्रत्यक्ष संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया। प्रत्यक्ष संज्ञान का मतलब होता है कि कहीं कोई आदमी केस अगर एससी एसटी नहीं भी करता है ना, तो अदालत भी केस अदालत के संज्ञान में आया, कोई थर्ड पार्टी अदालत को सूचित किया कि इस व्यक्ति ने एक एससी एसटी व्यक्ति के साथ बहुत अत्याचार किया है, लेकिन डर से वो एससी एसटी व्यक्ति इसके खिलाफ केस नहीं कर रहा है, तो अदालत प्रत्यक्ष संज्ञान लेकर, जैसे आपके कोचिंग के मामले में अदालत ने प्रत्यक्ष संज्ञान लिया था ना अभी, उस तरीके से वो प्रत्यक्ष संज्ञान लेकर अदालत कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है। 2015 में इसमें बच्चा संशोधन किया गया। ओके, हुआ क्या? कानून तो अच्छा था, लेकिन फाइनली इस कानून का मैक्सिमम मिसयूज हुआ एक दूसरे को फंसाने में। सामान्य एससी एसटी का व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे केस नहीं करेगा। आदमी चाहता है कि इस तरह की चीजें, अब आपके हाथ में कोई एससी एसटी है और उसके हाथ में एक ही बार एटम बम दे दिया जाए, तो समझदार है तो किसी पर नहीं फेंकेगा। किसी पर क्यों फेंकेगा? छोटी सी भूल के लिए किसी को मृत्युदंड तो नहीं देगा ना। इस कानून का मिसयूज ज्यादा हुआ, इस कानून का मिसयूज ज्यादा हुआ। कई लोगों को इसमें प्रताड़ित किया गया। सरकारी अधिकारियों ने भी इसमें दिमाग लगा करके प्रताड़न का काम शुरू कर दिया। किसी एसटी को एक एसटी को पकड़ करके केस करवा करके सेटिंग कर लेना कि चलो कंप्रोमाइज करते हैं, 2-5 लाख 10 लाख। कई लोगों ने तो कई एससी को इसलिए केस करवा दिया कि तुमको पैसा मिलेगा 8 लाख, तू केस कर बाबू साहेब पर, तुमको मिल जाएगा सरकार वाला पैसा, हम दिलवा देंगे और बाबू साहब से 5-10 लाख रुपया हम ले लेंगे। मिसयूज ज्यादा हुआ, मिसयूज ज्यादा हुआ। रिजल्ट हुआ कि एक केस में, ये महाराष्ट्र का केस था, काशीनाथ महाजन बनाम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया 2018 में, मार्च 2018 में। काशीनाथ महाजन बनाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और उस समय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच थी, एक गोयल जी थे, एक ललित जी थे, और उन्होंने एक खतरनाक टाइप का डिसीजन दे दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया गया और किया जा रहा है। एससी एसटी एक्ट बीइंग यूज्ड फॉर ब्लैकमेल, तेज सुप्रीम कोर्ट। ये 20 मार्च 2018 का केस है, काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, फाइनली, हम ज्यादा लंबा इसमें नहीं खसेंगे। पब्लिक सर्वेंट्स कैन ओनली बी अरेस्टेड with the written permission of their appointing authority. In the case of private employees, the senior superintendent of the police concerned should allow it. इन्होंने क्या किया पहले समझ जाइए सीधे सीधे। इन्होंने कहा कि, ध्यान से थोड़ा सा सुनोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। इन्होंने कहा कि जैसे ही कोई एससी एसटी का व्यक्ति इस कानून के तहत एफआईआर करने जाता है, तो सूचना के साथ ही एफआईआर दर्ज नहीं होगा। पहले डीएसपी रैंक का एक अधिकारी जांच करेगा, 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगा, तब जाकर एफआईआर दर्ज होगा। क्लियर? दूसरा मतलब अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगा, नहीं तो ऐसी फटाफट तो कहानी बना दिया है, सब मिसयूज हो रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरा, एफआईआर जांच के बाद अगर कहा कि एफआईआर करना है, तो एफआईआर करने के बाद तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी रैंक का अधिकारी जब परमिशन देगा, उसकी अनुमति होगी, इसके बाद गिरफ्तारी होगी। यानी डीएसपी का रिपोर्ट जाएगा एसएसपी के पास कि इस फलां ने एसएससी एससी एसटी एक्ट में केस किया है, इस केस पर डीएसपी साहब का रिपोर्ट आ गया, 1 सप्ताह के अंदर उनको रिपोर्ट देना बाध्यकारी था, रिपोर्ट आ गया, एफआईआर करना है और गिरफ्तार करना है, ये रिपोर्ट एसएसपी के पास जाएगी और एसएसपी जब अनुमति देगा तभी गिरफ्तार किया जाएगा। और सरकारी अधिकारी के केस में जो उसका सीनियर इंप्लॉयर होगा वो अनुमति देगा तभी गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और तीसरा, गिरफ्तार करने का अनुमति भी दे दिया, एसएसपी लगा गिरफ्तार किया जाए, तो पार्टी कोर्ट में जा सकता है और एंटीसिपेटरी बिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले सकता है। प्रथम दृष्टया अगर कोर्ट को लगता है तो एंटीसिपेटरी बिल दे सकता है। पूरा पलट गया, पलट गया या नहीं पलट गया, समझ में आ रहा? अग्रिम जमानत संभव, एंटीसिपेटरी बिल पॉसिबल, एफआईआर के पूर्व डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच जरूरी और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट, इसके बाद एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी पर रोक, और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए एसएसपी रैंक की सरकारी कर्मचारी के मामले में उसके वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति जरूरी। और इन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस पर न्यायालय की अवमानना का आरोप। बच्चा 20 मार्च 2018 को
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, 21 मार्च को पूरे भारत बंद का ऐलान किया जाता है और इतना भीषण उपद्रव और हिंसा होता है कि कई लोग मारे जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होती है। समझ में आ रहा मेरी बात? और गुस्सा एससी एसटी में इस बात का कि ये कानून तो जनरल कानून से भी खराब हो गया। जनरल केस में, जनरल कानून के तहत हम थाने में जाएंगे और कोई एफआईआर करेंगे तो थानेदार एफआईआर देगा कि नहीं देगा? देगा। एफआईआर होने के बाद यदि गिरफ्तारी का केस होगा तो गिरफ्तार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एंटीसिपेटरी बेल का केस होगा तो बेल मिलेगा और नहीं बेल का केस होगा तो बेल नहीं मिलेगा। यही है जनरल केस। ये तो उससे भी घटिया हो गया। यानी कोई एससी एसटी गलती से भी एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर करने नहीं जाएगा, वो नॉर्मल केस में एफआईआर करना चाहेगा कि भैया एससी एसटी में जाएंगे तो फिर तो जांच होने लगेगा, एफआईआर ही नहीं होगा, गिरफ्तारी ही नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बवाल इतना बड़ा मचा कि इमीडिएट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में फिर से इस कानून में अमेंडमेंट किया। क्लियर? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 अगस्त में ये अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके फिर से उस पहले वाले कानून को 17 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट में पुनः संशोधन किया गया और धारा 18A का स्थापन किया गया और फिर से इसे पहले जैसा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं। पहले भी यही था, नो एंटीसिपेटरी बेल, सीधे हाईकोर्ट से 18A(1) इसमें स्टैब्लिश किया गया। एफआईआर के लिए किसी प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी होगी ही होगी, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति का जरूरत। सेम केस हो गया। बट एक मुद्दा उठ चुका था। मुद्दा यह था कि कहीं ना कहीं इस कानून का मिसयूज हो रहा है। देखो, मैं तुम लोगों को लिखवाता हूं तो ध्यान दे दो, लिखवाने के क्रम में उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब फोकस्ड होकर हम उस पर डिस्कस करते हैं तो इसमें ज्यादा आता है। 2012 तक मैं कुछ नहीं लिखवाता था, रिजल्ट भी आता था, उस समय सबका आता था। समझ में आ रहा है? यह एक मुद्दा बन चुका था कि इस कानून को मिसयूज किया जा रहा है। रिजल्ट, इस पर मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे और फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अच्छा डिसीजन दिया। फरवरी 2020 में एक केस था, 10 फरवरी 2020 का, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 3 जजों की बेंच थी। ये जज थे अरुण मिश्रा, नाम सुने होंगे, रविंद्र भट्ट और विनीत सर। इन्होंने कहा बाकी 2 चीज चलेगा। चलो भाई, एफआईआर के लिए किसी प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। सूचना अगर कोई लेके गया तो सीधे थानेदार की ड्यूटी है कि एफआईआर करे, मार के भगाए नहीं, वाला पॉइंट सही है। गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, सीधे पुलिस की गिरफ्तार करे उनको। लेकिन इसमें तो कई तरह के लोग हैं ना। गैर एससी एसटी में बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं कोई, और अगर उन्हीं को फंसा करके धंधा शुरू कर दिया जाएगा तो ये कहीं उचित नहीं है। इसलिए कोर्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है। रेशनल हुआ या नहीं हुआ, इसको रेशनलाइज किया गया। इसमें तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा कि कोई अदालत ऐसे मामलों पर अग्रिम जमानत दे सकती है जहां प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। कम से कम एक राहत मिली कि अगर कोई एससी एसटी केस में हमें फंसाएगा और हम सही है तो हमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा। अगर पुलिस और कोई व्यक्ति मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करता है तो हमेशा जज तो नहीं मिला रहेगा ना, तो वहां से हमें रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, ये फरवरी 2020 का केस है और एक 2020 में ही एक और केस आता है, नवंबर 2020, 5 नवंबर 2020, ये हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस होता है। और इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिसीजन आता है। और डिसीजन आता है कि मान लीजिए कि ये हमारा 1 लाख रुपया लिया है, नहीं दे रहा, हम गैर एससी एसटी है और एससी है एसटी है, नहीं दे रहा है, हम इसको गाली गलौज किए या डांट डपट किए या कुछ भी हम कड़ाई किए तो एससी एसटी केस में जाकर के केस कर देगा। ये कोई बात तो नहीं हुआ। यहां एससी एसटी का क्या मतलब है? यहां कहीं कोई एससी एसटी का तो मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें कहा गया कि जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य, इनका जो डिसीजन रहा सुप्रीम कोर्ट का इस केस में, जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच विचार कर नहीं किया गया हो, क्योंकि ये कानून इसीलिए लाया गया था कि थी अछूत दलित जो बर्ताव उनके साथ किया जा रहा था, दलित के कारण उनको अत्याचारित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए लाया गया था ना कि सामान्य अपराध को रोकने के लिए। तो अगर हमने इनको मारा तो ये सामान्य जाकर के केस करे थाना में, जैसे कोई किसी को मार देता है, मेरा पैसा नहीं दिया मैंने इसको मार दिया, जाके सामान्य केस करे। ये एससी एसटी एक्ट के में हमारे ऊपर केस नहीं करेंगे। यानी अगर कोई एससी एसटी का व्यक्ति गैर एससी एसटी को ऊपर केस करने जाता है तो उसी मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत केस किया जाएगा, जहां इस सोच करके गैर एससी एसटी व्यक्ति ने अपराध किया हो कि ये एससी है, एससी कहीं के, एसटी कहीं के। समझ में आ रहा मेरी बात?
ये भी एक रेशनल डिसीजन था, इसमें और रेशनलाइज हो गया। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और आता है 2021 में, और इसमें इसको और रेशनलाइज किया गया। ये 2021 का डिसीजन यहां क्लियर है बच्चा, यहां पर ध्यान दो। जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य, 20 वाले में एक और लाइन डाला गया, जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच विचार कर नहीं किया गया हो, तब तक आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरा, ये अपराध सार्वजनिक जगह पर हो, क्योंकि ये प्रोविजन अपमान शब्द का इस्तेमाल किया गया एक्ट में, कि जो जाति समाज में दलित के साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाता था उसको रोकने के लिए। और अकेले में अपमान नहीं होता है, कमरे में कहें SC कहेंगे, इस कानून के तहत एक्ट दफा नहीं बनेगा। और सार्वजनिक स्थल पर यदि हम कहते हैं तब तो दूसरे के सामने आपने हमको दलित के रूप में या हमें नीचा दिखाया, कानून इसीलिए आया गया है। यहां पर इस 3 जजों की बेंच ने यहां एक दूसरा मामला भी क्लियर किया कि SC/ST एक्ट के तहत उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा जिसे सार्वजनिक तौर पर अपनाया जाए, न कि घर या 4 दीवारी के अंदर जैसे प्राइवेट प्लेस में। और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान वो है जिसे घर के बाहर सड़कों से देखा जा सकता है, यानी रूम के अंदर कूट सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, कुछ भी करो, वो इस दफा के अंदर नहीं आएगी। और बेसिकली मारना पीटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हम प्रताड़ित SC/ST के कारण कर रहे हैं। डन, ये एक था। और 2021 वाला में वही चीज रिपीट किया गया बच्चा, कि SC/ST एक्ट की धारा 325 तभी लगाई जा सकती है जब यह सामने आया हो कि अपराध उस व्यक्ति के SC/ST होने के कारण किया गया। ओके, और फिर से इसको जब चैलेंज किया गया तो एक डिसीजन भी आया आपका 23 अगस्त 2024 को। ये सजन सारिका वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला है। इस मामले में सजन सारिका एक टीवी पे न्यूज चलाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आजकल न्यूज चलाते हैं ना, बहुत से बच्चों ने, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे अपना एक न्यूज चैनल बना दिया और ऐसे ही प्राइवेट अपना न्यूज चैनल बना दिया और न्यूज चैनल चलाते थे। और इन्होंने क्या किया कि वहां के एक अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी था केरल में, MCD एजुकेशन स्पोर्ट्स जो होते हैं, जिला स्पोर्ट्स छात्रावास का कोई सीनियर अधिकारी था, जहां स्पोर्ट्स वाले बच्चे को के लिए हॉस्टल गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, और उसमें खूब घपला किया था, लूट मचाया था, राइट। इस यूट्यूब चैनल के मालिक ने, यानी जो न्यूज देने वाला था, इसने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके इस घोटाला का पर्दाफाश किया, दिखाया, मतलब कि उन्होंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। जो अधिकारी था वो SC था, राइट। और SC अधिकारी ने उस पर ST/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया कि भाई मुझे इन्होंने, और वो भी जो सार्वजनिक है तो सार्वजनिक में भी आ गया, एकदम सार्वजनिक स्थल पर इन्होंने किया, यूट्यूब पर किया, मेरा अपमान हुआ, मेरी ये हुआ, वो हुआ पूरा। अब कुछ ऐसा कंडीशन था कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जमानत नहीं मिला, यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी जमानत नहीं दिया। हाईकोर्ट ने जब जमानत नहीं दिया तो हाईकोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत ही नहीं दिया बल्कि इस डिसीजन को और ज्यादा क्लियर किया। और वही जो पीछे से कहा जाता आ रहा है, नॉट एवरी इंसल्ट अगेंस्ट SC/ST persons can be considered as offense under SC/ST protection law, says सुप्रीम कोर्ट। पिक्चर क्लियर हुआ? मतलब नॉट ऑल इंसल्ट्स, एंड वही चीज रिपीट है, अनुसूचित जाति हिंदी में है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम के 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। एट प्रेजेंट इस एक्ट का आज यही लीगल स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक प्रकार का कानून है, लीगल स्टेटस है। तो केस करने के पहले सोच लेना कि सब दफा में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। जो जेन्युइन टाइप का है, जो लगे कि नहीं, उसी में बनेगा। इससे इसके मिसयूज की संभावनाएं काफी हद तक कम हुई है, और SC/ST से ज्यादा मिसयूज अधिकारी कर रहे थे। जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में SC/ST के गरीब लोगों को पकड़ा दरोगा जी ने, और दरोगा जी ने उसको थोड़ा लालच देकर किसी पर केस करवा दिया पैसा कमाने के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के रक्षोपाय के लिए, बेहतरी के लिए यही है वैधानिक प्रयास, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सरकार ने इनके रक्षोपाय के लिए काफी हद तक प्रयास किया। निष्कर्ष निश्चित रूप से SC/ST एक्ट अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जिसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 46, क्या है 46, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण और रक्षोपाय के लिए काम करेगा राज्य, यही है ना। अनुच्छेद 46 को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के साथ, अनुच्छेद 21 क्या है और अनुच्छेद 22 क्या है? किसी को भी थाना में अधिक डिटेन नहीं कर सकते हो, उसको अपने वकील से राय लेने का मौलिक
अधिकार सारी चीजें हैं ना, एक समय तक ही आप उसको रिटेन कर सकते हैं ना, आर्टिकल 22। अनुच्छेद 46 को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के साथ समायोजित करते हुए एससी एसटी को सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। बावजूद इसके हम इस दिशा में अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध में कमी नहीं आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट कह रहा है कि अभी भी अपराध जारी है, क्योंकि बहुत से लोगों को कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो गलती से भी केस लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत सारे फैक्ट्स जो हम लोग देख चुके हैं, पीछे चर्चा कर चुके हैं, नहीं आई है। अतः आवश्यक है कि एससी एसटी एक्ट के बारे में एससी एसटी समुदाय के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इस कानून को दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। साथ ही आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ सामाजिक न्याय से युक्त विकास की गति को भी तीव्र किया जाए, तभी इस कानून की सार्थकता बनी रहेगी। हम लोगों का संवैधानिक और वैधानिक प्रयास कंप्लीट हो गया। डन। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक नजर हम डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यूपीएससी 2022 में जो पूछा है, ये भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए इस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। ये प्रश्न पहले सोचो कहां से जुड़ा है। बच्चा लोग ध्यान से सुनो, भारत में जनजातियों के लिए हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं है। कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं है? सरकार को क्या लगता था परिभाषा दे देने में? इसलिए नहीं है कि अगर हम जनजातियों को सार्वभौमिक मानदंडों के आधार पर परिभाषित करें तो आदिम जातीय गुण अगर हम संविधान में रखते हैं और मीना को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है तो उसमें कोई आदिम जातीय गुण विद्यमान नहीं है, तो कल के डेट में कोई चैलेंज कर देगा, आया ना? क्योंकि संविधान में रखने का मतलब है कि फिर तो उस पर चैलेंज होगा ना। तो आदिम जातीय गुण के आधार पर देखें तो कुछ भारत की जनजातियां बहुत ही पिछड़ी है और आदिम जातीय गुण वाली है, बिरहोर बैगा कई, तो कुछ जनजातियां एकदम आधुनिक है। तो इस आधार पर भी जनजातियों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। पिछड़ा समुदाय, कुछ जनजातियां तो बहुत पिछड़ी है लेकिन कुछ जनजातियां बहुत अगड़ी है, तो इस आधार पर भी जनजाति को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। भौगोलिक अलगाव, जंगलों और पहाड़ों में रहना, कुछ जनजातियां जंगलों और पहाड़ों में रहती है और कुछ दिल्ली में रहती है, शहरों में रहती है। संविधान में होगा तो चैलेंज हो जाएगा। इस आधार पर भी भारत की जनजाति को परिभाषा नहीं दी जा सकती है। बात समझ में आ रहा है? विशिष्ट संस्कृति, उनका अपना एक विशिष्ट धर्म, विशिष्ट संस्कृति, अनूठी संस्कृति, जीववादी, आत्मावादी, टोटमवादी, ये भी नहीं है, क्योंकि कुछ का है तो कुछ तो हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाती है, हिंदू संस्कृति को जीती है, कुछ तो पश्चिमी संस्कृति से संस्कृत हो चुके हैं, तो कुछ धर्मांतरित होकर के ईसाई बन चुके। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो भारत की जनजातियां विविधताओं से परिपूर्ण है। जनजातियां, भारत का ट्राइबल कम्युनिटी में इतनी डाइवर्सिटी है कि सारे ट्राइबल कम्युनिटी को इन सभी मानकों के आधार पर एक कैटेगरी में कैटेगराइज करके संविधान में डालना मुश्किल था। इसीलिए हमारे संविधान में इनको परिभाषित नहीं किया गया और परोक्षतः राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि लोकूर कमेटी ने मोटा मोटी जो बना रखा है उस पर आप कर दीजिए, उसमें थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो। प्रश्न देखो, प्रश्न कहां से है, यार हम लोग कर चुके, ऐसा इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं कहा जिसको हमने नहीं पढ़ाया है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें जो डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए फिर फाइनली किस एकल श्रेणी में इनको शामिल किया जाना चाहिए। तो जो एकल श्रेणी हमारी सरकार शामिल करती है, परिभाषा की चर्चा करनी हो तो मोटे तौर पर ही किया जा सकता है कि एक पिछड़ा समुदाय है, इसकी कुछ अलग तरह की संस्कृति होती है, सामान्यता है, ये जंगलों और पहाड़ों में रहता है। ये सारे के सारे लक्षण सभी जनजातियों में समान मात्रा में विद्यमान हो, ये संभव नहीं है, बट हम उन्हें एक पिछड़ा समुदाय के रूप में ही कैटेगराइज करते हैं, तभी तो उनको आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनको पिछड़ा समुदाय मानते हैं, उनको वल्नरेबल सेक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। अभी जो मैंने बताया कोई ऐसा लाइन नहीं बताया जो नया हो, बट इस प्रश्न को समझने के नहीं समझने के कारण भी कुछ आंसर में गलतियां हो सकती थी। वो सामान्य सा प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है, ठीक है, और 150 शब्दों में देना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं देना है, और आराम से हमारे पास कंटेंट है कि हम 150 शब्दों में इसका आंसर दे सके। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, आजादी के बाद एसटी के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या है? तो दो मुख्य वैधानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए। कर सकते हैं यहां पर, तो हमारे पास 3 वैधानिक प्रयास है, क्लियर है, ये भी आराम से आंसर राइट कर सकते हैं। अब देखो, अब उसी में जिसके पास राइटिंग स्किल शानदार है ना, वो 60% ज्ञान को ऐसा लिखेगा ना कि वो 90% दिखाई दे।
और जिसके पास राइटिंग स्किल कमजोर है उसके पास 90% भी ज्ञान होगा तो ऐसा बिखरा हुआ लिखेगा कि वो 40-45% दिखाई देगा। तो आपका सफल होना का अगला पड़ाव है आपका राइटिंग स्किल, वो भी आपका ठीक होना चाहिए। 2016 का एक क्वेश्चन है, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है? कर दोगे? क्यों भारत में जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है? राष्ट्रपति उनको एक पिछड़ा समुदाय, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, क्योंकि 150 शब्द ही है और थोड़ा सा भी उनको लिखना है। भारत के संविधान में प्रतिस्थापित उनके उत्थापन के लिए किए गए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। हमारे संविधान में जनजातियों के रक्षोपाय के लिए जो भी प्रावधान किया गया है उसकी चर्चा कीजिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना, एक डायमेंशन का क्वेश्चन बताता है कि इसी डायमेंशन पर बाकी जगह भी पूछा जा सकता है, तो इसी तौर तरीके से माइनॉरिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या कारण है कि भारत के अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इंगित किया जाता है? समझ में आ रहा? तो एक आइडिया मिलता है कि हमें बाकी अति संवेदनशील समूह पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका संवैधानिक और वैधानिक प्रयास बच्चा हो गया। अब हम लोग आते हैं जनजातीय विकास हेतु योजनागत प्रयास। हेडिंग डालिए। आज थोड़ा लंबा क्लास लेंगे हम और कोशिश करेंगे कि ट्राइब्स को खत्म कर दें इस टॉपिक को। नीति हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में जनजातीय विकास की भारत सरकार की जो नीति रही वो एकीकरण की नीति रही, जिसके तहत जनजातियों की पहचान को बनाए रखते हुए जनजातियों के विकास पर बल दिया गया और इसी नीति के तहत जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया। जनजातियों की संस्कृति को सरकार ने संरक्षित रखने का भी प्रयास किया, तो जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का भी प्रयास किया और विभिन्न तरीकों से सरकार ने इनके शैक्षिक विकास के लिए, इनके कौशल विकास के लिए, इनके आर्थिक विकास के लिए, इनके स्वास्थ्य विकास के लिए, इनके क्षेत्रों में परिवहन और जीवन स्तर में सुधार के लिए तमामों तरह के प्रयास करती रही है। हम इन्हीं प्रयासों को एक समग्रता में देखने का प्रयास करेंगे और जब हम समग्रता में देखते हैं तो हम पाते हैं कि आजादी के तत्काल बाद भारतीय जनजातियों के लिए कोई स्पेसिफिक विकास योजनाएं शुरू नहीं की गई। आजादी के तत्काल बाद इनके लिए कोई स्पेसिफिक विकास योजनाएं शुरू नहीं की गई और 1952 में हमारी कौन विकास योजना चली थी? सामुदायिक विकास योजना। वेरी गुड। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही जनजातियों का विकास भी किया गया। ठीक है। 1955 में जनजातीय बहुउद्देशीय विकास खंड की स्थापना करके, जिनको बाद में नाम दे दिया गया ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक, जनजातीय विकास खंड, अलग अलग जनजातियां जहां रहती थी उनके लिए अलग अलग ब्लॉक बना दिया गया, जनजातीय विकास खंड बना दिया गया और उनके लिए थोड़ा स्पेशल टाइप का प्रोग्राम शुरू किया गया और जनजातियों के लिए सबसे ऑर्गेनाइज प्रयास शुरू किया गया 5th 5 ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और यह योजना आज भी चलाई जाती है बच्चा, और यह योजना जनजातीय उप योजना के नाम से जानी जाती है। यह उस समय शुरू किया गया, यही एक योजना है जो इतनी पुरानी योजना है और आज भी कंटिन्यू चल रही है। इसको ट्राइबल सब प्लान, जनजातीय उप योजना। यह जनजातियों के समग्र विकास से संबंधित योजना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सारा विकास के लिए यह योजना रन की जाती है और इसके अलावा समय समय पर अलग अलग योजनाएं भी इनके लिए संचालित की गई। जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक तो हमारे पहले गृह मंत्रालय के अधीन जनजातीय विकास के लिए एक विभाग हुआ करता था। 1980 में वो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आ गया और सामाजिक न्याय मंत्रालय ही, जैसे आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, तो आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस किन किन के विकास की बात करता है? आज भी है सामाजिक न्याय मंत्रालय। एससी का विकास सामाजिक न्याय मंत्रालय के जिम्मे है, ओबीसी का विकास सामाजिक न्याय मंत्रालय के जिम्मे है, वृद्धों का विकास सामाजिक न्याय मंत्रालय के जिम्मे है, दिव्यांगों का विकास सामाजिक न्याय मंत्रालय के जिम्मे है। ये सबको अभी फिलहाल सामाजिक न्याय मंत्रालय देखता है, जिसका नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डन। लेकिन समय समय पर इसी के अंतर्गत कुछ विभाग थे। अल्पसंख्यक विभाग अलग था जो अल्पसंख्यकों का विकास देखता था, जनजातियों के लिए अलग विभाग था जो जनजातियों का विकास देखता है। अभी भी ये जितने भी लोग हैं ना, एससी के लिए अलग विभाग है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको हेड करता है और एससी की सारी विकास योजनाएं वहीं पर चलाई जाती है। ओबीसी का एक अलग विभाग है और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको हेड करता है और सारे ओबीसी से संबंधित विकास योजनाएं उन्हीं के यहाँ चलाई जाती है। दिव्यांगों का एक अलग है जो वही हेड करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और दिव्यांगों के विकास से संबंधित सारी योजनाएं वही के नेतृत्व में चलाया जाता है। उसी तरीके से वृद्धों का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, एसटी का भी डिपार्टमेंट अलग था, माइनॉरिटी का भी डिपार्टमेंट अलग था। महिला और बाल विकास मंत्रालय अलग से गठन
हो चुका था, तो महिला भी एक अति संवेदनशील वर्ग है, बच्चे भी अति संवेदनशील वर्ग है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय उनका महिलाओं और बच्चों का वेलफेयर देखता था, बाकी सब सामाजिक न्याय मंत्रालय में आता था। 2006 में सामाजिक न्याय मंत्रालय से अलग एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया गया। अब सामाजिक मंत्रालय का डिपार्टमेंट हटा करके लगा कि नहीं, इसके लिए अलग से एक मंत्रालय होना चाहिए, और सामाजिक न्याय मंत्रालय से जनजातीय विभाग को हटा करके 1999 में एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय। और आज जनजातियों के विकास का काम जनजाति कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जाता है। और इसके अलावा कुछ संगठन भी हैं जो जनजातियों के विकास में लगे हैं, जैसे राष्ट्रीय जनजाति वित्त और विकास निगम, अल्पसंख्यक में भी था, ये हर जगह रहेगा। ये एक संस्थान है जो जनजातियों के विकास में काम करता है। ये जनजातियों को न केवल रोजगार सृजन के लिए व्यवस्था करता है, बल्कि कुछ कौशल विकास के द्वारा भी जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत है, शैक्षिक विकास के लिए भी प्रयासरत है। ये जनजातियों को बिजनेस करने के लिए 50 लाख तक का स्वरोजगार के लिए कर्ज देता है। एनजीओ के एसएचजी के तहत जनजातियों को 2 लाख तक का कर्ज देता है, महिलाओं को कर्ज देता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए 10 लाख तक का कर्ज देता है जनजातीय बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? याद है ना, जैसे वो वित्त निगम था वैसे ये भी है वित्त और विकास निगम, और विभिन्न तरीकों से जनजातीय विकास का काम करता है। उसी तरीके से एक संस्थान और बनाया गया बच्चा, उसका नाम है ट्राइफेड। ये जनजातियों के जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने और बेचने का काम करता है। जनजातियां बहुत सारी उत्पाद अपना देसी बनाती है ना, जो बनों से चीजें हैं, रस्सी का उत्पाद, बहुत सारी। इन उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध कराने का काम, जनजातियों को इसमें सपोर्ट करने का काम ये ट्राइफेड करता है। अभी ट्राइफेड ने कई नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अभी ट्राइफेड ने वॉलमार्ट, एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग करने वाली कंपनी, वॉलमार्ट है ना, एक वॉलमार्ट, उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज करके उनके प्रोडक्ट को उसके माध्यम से बेच रहा है। 2020 में ट्राइफेड ने अमेजन के साथ एक समझौता किया, एग्रीमेंट किया, और अमेजन जनजातियों के इस उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने का प्रयास करेगा। तो ट्राइफेड भी एक संस्थान है जो जनजातीय विकास में लगा हुआ है। तो जनजातीय विकास के लिए प्रमुख मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय, और संस्थाओं में जनजातीय वित्त और विकास निगम और ट्राइफेड, और फिर ढेर सारी योजनाएं ध्यान में है। इसी योजनाओं को हम इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। लिखिए आप थोड़ा। सर्वप्रथम 1952 में जनजातीय विकास हेतु पृथक से कोई योजना नहीं, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजातीय विकास पर बल दिया गया। मैं एक ऐसा नोट्स सोच रहा हूं तैयार कर दूं ताकि इसी में आप अपडेट करते रहो और आपका डेवलपमेंट होता रहे। इसमें अपने से आप अपडेट कर सकते हो। विकास का प्रयास किया गया। समझ में आ रहा है? पहला चेंज 1955 में जनजातीय विकास हेतु विशेष बहुउद्देशीय विकास खंड के रूप में विकास हेतु व्यवस्थित प्रयास किया गया। और तृतीय योजना काल में, तृतीय योजना मतलब पंचवर्षीय योजना, ध्यान में रहेगा, तृतीय योजना काल में इसका नाम बदलकर जनजातीय विकास खंड कर दिया गया। पहला चेंज। सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास हेतु व्यापक एवं सघन कार्यक्रम को लागू किया गया, और इसको जनजातीय उपयोजना
ट्राइबल सब प्लान टीएसपी नाम दिया गया। नीचे की तरफ एरो दो, एक हेडिंग बनाओ, जनजातीय उप योजना ट्राइबल सब प्लान। हेडिंग डाल दिया आपने, नीचे एरो देकर लिखिए टीएसपी का उद्देश्य, शॉर्ट में लिखिएगा, टीएसपी मतलब ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी का उद्देश्य। दो सब पॉइंट लिखना है, एरो देकर नीचे दीजिए। पहला सब पॉइंट, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। और दूसरा, शोषण के विरुद्ध आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करना। नीचे एरो दीजिए। टीएसपी हेतु वित्तीय स्रोत, इनके पास पैसा कहां से आता है? ये सभी मंत्रालयों और योजनाओं का टीएसपी हेतु वित्तीय स्रोत। नीचे एरो, सामान्य राज्य योजनाओं, सामान्य राज्य योजनाओं, कॉमा, सामान्य वित्तीय संस्थाओं, कॉमा, केंद्रीय मंत्रालयों तथा विशिष्ट केंद्रीय अनुदानों के माध्यम से, तथा विशिष्ट केंद्रीय अनुदानों के माध्यम से वित्त पोषण। नीचे एरो देकर लिख दीजिए। वर्तमान में 41 केंद्रीय मंत्रालयों को प्रतिवर्ष जनजातीय विकास की कुल योजना आवंटन का, कुल योजना आवंटन का, स्कीम आवंटन या योजना आवंटन सेम है, आवंटन का 4.3% से 17.5% तक जनजातीय उप योजना निधि के लिए, उप योजना निधि के लिए अधिदेशित की गई है। उप योजना निधि के लिए अधिदेशित की गई है। बच्चा, यह एक जनरल प्रोग्राम है, ठीक है, जो हर तरह के विकास के लिए जनजातियों में कार्यरत है, इसलिए हम इसको शैक्षिक कौशल नहीं बल्कि समग्र विकास योजना के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद एक हेडिंग डालिए, जनजातीय विकास संबंधी अन्य प्रमुख कार्यक्रम। अन्य प्रमुख कार्यक्रम, अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो। पहले वाले स्टाइल में हम लोग एक एक करके सारे कार्यक्रम लिख देंगे, हम आपको समझाते जाएंगे और लास्ट में इनमें से कुछ कार्यक्रम का डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे। डन। पहला लिखते भी जाइए और एक एक करके थोड़ा मेरी तरफ देखते भी जाइएगा, एक एक करके मैं ब्रीफ करता जाऊंगा। अनुच्छेद 275A के तहत अनुदान योजना, पहला वाला समझ में आया? हमारे संविधान में विभिन्न अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित थे, हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? 164, 338, 330, 332, 335, 275। 275 था कि संचित निधि से जनजातियों के विकास के लिए अनुदान का प्रावधान था। इसी के तहत जनजातियों के विकास के लिए अनुदान योजना शुरू से ही चल रही है और ये अनुदान कहां जाएगा ये फिक्स नहीं, अलग अलग जगहों में ये अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा चला जाता है। डन। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और ये समग्र विकास में जाता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक शैक्षिक या कौशल विकास में जाता है। दूसरा है हमारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, पीवीटीजी
की विकास योजना, ब्रैकेट में समग्र विकास, और नीचे एरो देके छोटा सा एक योजना लिख दो जो अभी नई शुरू की गई है और प्रमुख है, प्रधानमंत्री विशिष्टतः कमजोर जाति समूह विकास मिशन, पीएमपीवीटीजी विकास मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या हो गया? पीएम, ये कौन हो गए? पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विकास मिशन। ये अभी कुछ महीने पहले यानी नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन के रूप में इनको शुरू किया है। लिख लिया आपने? 1960 में, बच्चा अब मेरी तरफ थोड़ा सा देख लो, 1960 में ढेबर कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, ढेबर आयोग का कभी नाम कहीं किसी जगह पर आपने सुना होगा। और ढेबर कमीशन का गठन इसलिए किया गया, उसी समय ढेबर कमीशन का गठन किया गया था, उसी समय जनजातियों के परिभाषा से संबंधित कौन कमीशन? लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी का कि आखिर जनजातियों का क्या मानदंड हो, और वही लोकुर कमेटी ने 5 मानदंड बताए थे जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ढेबर कमीशन का गठन इसलिए किया गया कि जनजातियों की स्थिति को वो मूल्यांकन करे, और मूल्यांकन करके ढेबर कमीशन ने कहा कि जनजातियां भी समरूपीय नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, विकास के संदर्भ में ये समरूपीय नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ना कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर अलग किया जाए और उसकी सब कैटेगरी बनाई जाए। ये 61-60 में गठन किया गया था। 61 में ढेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने कहा था कि विकास के साथ कि विकास के संदर्भ में ट्राइबल कम्युनिटी समरूपीय नहीं है, इनमें भी कुछ जनजातियां ऐसी है जो बहुत ही पिछड़ी है और कुछ जनजातियां जो बहुत आगे है। अब आरक्षण के मामले में तो कहीं कुछ नहीं किया गया, आरक्षण का लाभ तो सबको बराबर, लेकिन ऐसी पिछड़ी जातियों की, जनजातियों की पहचान करके कम से कम उनके लिए कुछ विशेष प्रयास तो किया जा सकता है। और ऐसी ही जनजातियों को पहचान की गई। शुरू में 52 जनजातियों की पहचान ढेबर कमीशन के तत्वाधान में किया गया। ये 52 जनजातियां बहुत ही पिछड़ी है। बाद में इसमें 23 जनजातियों को और जोड़ा गया, याद रहेगा। 2006 में इसका नाम बदल के कर दिया गया, इसको कहा गया पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। समझ में आ रहा है? पहले ये वी नहीं था, ये पीटीजी था। चीजें वही थी, भाव वही था, एक कमजोर विशिष्ट समूह है। 2006 में ये कहलाए पीवीटीजी, और 2006 पहले से ही जब से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, इनके लिए सरकार कुछ स्पेशल योजनाएं चलाती है। इसके अंतर्गत आज के डेट में कुल 75 जनजातियों को शामिल किया गया है। 75 जनजाति मतलब वही पहले 52 और फिर 23, 75 जनजाति। और किनको इनमें शामिल किया गया, इसके लिए ढेबर ने कुछ मानक भी बताए, जैसे वो कृषि पूर्व आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल, यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आने के पहले जो इकोनॉमी थी, खाद्य संकलन और शिकारी वाली, उस टाइप का ही इनकी इकोनॉमी हो, मुख्य समाज को देख के भाग जाते हो। समझ में आ रहा है? वैसे लोगों को उन्हीं मानक के हिसाब से 75 ऐसे लोगों को पीवीटीजी के अंतर्गत शामिल किया गया, और सरकार उनके लिए विशेष प्रयास, छोटे छोटे, बाकी सारी जनजातियों के विकास के प्रयास इनको लिए है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रयास है वो इनके लिए भी है, लेकिन इनके लिए कुछ विशेष है, और इनके लिए कुछ और में अभी हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिनको आप नीचे दे सकते हो। प्रधानमंत्री विशिष्टतः कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन, नवंबर 2023। प्रश्न हमेशा याद रखो, समझ वाला प्रश्न पूछ रहा। प्रश्न देख रहे हो ना कि समझ रहे हो और थॉरली रीडिंग डाले हो, करंट अफेयर्स में कुछ पढ़े हो, कहीं ना कहीं कुछ तो जीवन भर पढ़ते ही रहोगे जब तक सफल नहीं हो जाते हो। भगवान करे सफल होने के बाद भी पढ़ो, पढ़ना कोई बुरा चीज नहीं है। तो एक समझ रहेगा तो फिर वहां से कंटेंट तुम उठाते रहोगे, यूज करते रहोगे। अगला तीसरा, थर्ड पॉइंट,